हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में देखिए इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पहला आर्टिकल ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड एक क्वेश्चन बना हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट जब पिटीशन सुन रही है आर्टिकल 370 के लीगैलिटी पे कि वो सही प्रोसेस था कि नहीं था, उसमें एक डिस्कशन ये उठ उठ के बार बार आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड कब रिस्टोर हो रहा है। क्योंकि देखिए रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के बताया। तो क्या बोला कि हमें पोल कब होल्ड करना है, ऐसा उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से इंडिया के पूछा। सॉलिसिटर जनरल ने भी कंफर्म किया कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का वो परमानेंट स्टेटस नहीं है, वो टेम्पररी है। पर लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का स्टेटस कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट आपको क्यों ध्यान रखना है, इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से वेरी रेलिवेंट। पहला ये कि स्टेटहुड का क्या बेनिफिट है, ये क्वेश्चन कभी भी मेंस में बन सकता है। देखिए बहुत मजा का मत लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड जब से क्वेश्चन में आया तब से स्टेटहुड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। फिर यूनियन टेरिटरी में फंक्शनिंग में फेडरलिज्म का क्या रोल है। फेडरलिज्म मेनली रेलिवेंट फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन, नॉट सेंटर यूनियन टेरिटरी रिलेशन, क्योंकि यूनियन टेरिटरी इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय सेंटर, वहाँ पे स्टेट का कोई फंक्शन नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर जो है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, ये सब जो है जिसमें ले यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, उसमें इस चीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। फेडरलिज्म वाला प्रॉब्लम हमेशा उठ के आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे इश्यू को समझना है आपको, और रेलेवेंट चीज़ रिवाइज़ करना है। आपको सेंटर स्टेट रिलेशन रिवाइज़ करना है, फेडरलिज्म रिवाइज़ करना है, सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी रिलेशन कैसे मैनेज होता है उसको रिवाइज़ करना है। आपको ये समझना है स्टेटहुड का बेनिफिट्स क्या है इंडिया के अंदर, स्टेट्स को कौन-कौन से पावर दिए गए लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव के अंदर। ये सब चीज़ आपको बेसिक पॉइंट समझ में आना चाहिए। देखिए इसके लिए कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो, उसी चीज़ को अलग तरह से फ्रेम करके लिखना है बस। फिर सेकंड आर्टिकल ये है कि एलपीजी सिलेंडर का प्राइस ₹200 घटा दिया गया है। अब लोग बोल रहे हैं इलेक्शन ईयर है इसलिए कम कर दिया गया, जो भी रीजन है पता नहीं, पर प्राइस कम कर दिया गया है। अब आपको दो चीज समझना है, एलपीजी क्या होता है, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है एलपीजी के बारे में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका प्राइस ₹200 कम कर दिया गया है। जो उज्ज्वला स्कीम का बेनिफिट लेते हैं, जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी हैं, उनको पहले से ₹200 का सब्सिडी मिलता है, उनको ये सब्सिडी कुल मिलाकर 400 हो गया उनके लिए बेनिफिट। दिस इज द होल आइडिया। पर जनरली ये प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट बनता है। चाइना ने एक और मजाक कर दिया। चाइना के हर टाइम कुछ ना कुछ मजाक करता रहता है। तो चाइना ने अपना एनुअल, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें वो स्टैंडर्ड मैप रिलीज करता है अपने कंट्री का। उसमें उसने अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम कर दिया, अक्साई चीन पे तो क्लेम उसका है ही। इस तरह से चाइना बोला कि ये मेरा है, इंडिया बोला कि चाइना एब्सर्ड क्लेम करता रहा पास्ट में भी। चाइना का पुराना आदत है। इससे अपने को एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने को जानना है कि इंडिया चाइना का बॉर्डर कैसे डिवाइडेड है। मैकमोहन लाइन बोल के कुछ होता है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। सिमिलरली इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है, उसमें डुरांड लाइन होता है। ऐसे कुछ कुछ बॉर्डर लाइन जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, उनका आपको रिवीजन जरूर होना चाहिए। प्लस अक्साई चीन का रेलिवेंस क्या है, अक्साई चीन में काफी सारे मिनरल रिसोर्सेज फाउंड होते हैं और तिब्बत के काफी पास पड़ता है। ये स्ट्रेटेजिक इसका रेलिवेंस भी है और इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, वो भी आपको हल्का सेंस होना चाहिए। ये सब एग्जाम में कभी भी यूज आ सकता है। ऐसा है ना कि इंडिया चाइना पे इतना डिबेट हो गया तो इसके बारे में प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एफसीआरए के ऊपर न्यूज है। एफसीआरए क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्ट है जिसके थ्रू हम लोग रेगुलेट करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में किस तरह आ सकता है। तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो है, उसके ऊपर एक काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये बन गया कि उसका जो फॉर एफसीआर सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने रिन्यू नहीं कराया। प्लस अब उसमें दिक्कत ये आ रहा है कि सीपीआर जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि कम से कम 25% जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है उसको वो लोग यूज कर सके, क्योंकि इस एफसीआरए का फंड नहीं एक्सेस कर पाने के कारण इनका एक्टिविटी काफी घट गया थिंक टैंक का। प्लस 5-6 महीने में इसके काफी दिक्कतें आ गई। एक्टिविटी रुक जाने के बाद 83 साइंटिस्ट और एम्प्लॉय इसको छोड़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन को। इनडायरेक्टली अगर ये कंटिन्यू रहा तो और उसको ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। ये काफी बड़ा चैलेंज है सीपीआर के लिए। सीपीआर काफी नामी संस्था है, दिल्ली बेस्ड है। अब इसके पीछे कई रीजन हो सकता है, पर मेनली एफसीआरए टॉपिक के अंदर रिलेवेंट बनता है। तो आपको एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एफसीआरए नॉर्म्स क्या है, उसके लिए क्या रूल्स है, कौन से बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ता है, क्या रेगुलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं, कितने ईयर में रिन्यू करना पड़ता है। ये सब फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए एफसीआरए के बारे में। अब देखिए पेज नंबर 6 जो एक्सप्रेस नेटवर्क है, उसमें एक आर्टिकल रिलेवेंट ये बनता है। अब देखिए स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बोले कुछ होता है, वो गवर्नमेंट चलाती है। तो उसमें 830 ऐसी संस्थाएं मिली जो कि फेक इंस्टीट्यूट्स हैं, या तो पार्शियली फेक है, या ऑपरेशनल नहीं है, या फुल्ली फेक है। ऐसी 830 संस्था मिली है जिसमें कुल मिला के 144 करोड़ का हम लोग ने स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफर किया गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सचेकर यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से, जो कि कंप्लीटली मिसयूज हो गया। एक तरह से स्कैम हो गया, ये करप्शन हो गया ये। तो सीबीआई ने ये एफआईआर फाइल किया, उसमें जानकारी दिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से काफी इन्वेस्टिगेशन करके नैरो डाउन किया उसको, फिर सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर फाइल किया। एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है, एग्जाम में देखिए कुछ कुछ पोर्टल्स का नाम दिया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल्स का नाम दिया है, इसका अवेयरनेस होना चाहिए आपको। उसके अलावा ये जो स्कैम हुआ है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कैम, इसके ऊपर आपको हल्का 2-3 पॉइंट नोट कर लेना है कि मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स कैसे लोग कर रहे हैं, करप्शन कैसे कर रहे हैं,
मिसयूजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स बेनिफिट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ऐसा लोग कैसे कर पा रहे हैं, इसके ऊपर एथिक्स में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, पर गवर्नेंस में भी से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एग्जांपल की तरह ये वाला स्कॉलरशिप का एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। फिर चंद्रयान 3 ने एक और चीज क्या मचाया है कि उसने डिटेक्ट किया प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स ऑन द मून। इसने कुछ स्टडी किया, इसके पास कुछ गैजेट्स है, कुछ पेलोड्स है, इसके थ्रू उसने प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया। मुझे पता चला एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे पदार्थ लूनर सल्फर से मिले हैं, मिल सकते हैं। फर्दर मेजर ने यह भी रिवील किया कि प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन जो है वो भी संभावना दिख रहा है। हाइड्रोजन के लिए भी अभी स्टडी अंडर वे है। ये सब जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून में भी ऐसे मिनरल्स एंड रिसोर्स मिलेंगे तो वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स। जब हमारे साइंटिस्ट वहाँ पे पर्सनली जाएंगे तो वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। सपोज हाइड्रोजन हमें मिल जाता है तो उसको यूज करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यूज करके वाटर बना सकते हैं वहाँ पे। प्लस हाइड्रोजन को यूज करके एनर्जी बना सकते हैं हम लोग वहाँ पे। ये सब मिनरल रिसोर्सेज अगर मिल जाए तो हम टूल्स बना सकते हैं, गैजेट्स बना सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब जानकारी मिलना एक अलग अपडेट है, एक अलग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है चंद्रयान 3 का, जो वो ऑलरेडी कर रहा है रोवर। कभी क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द की अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रयान 3, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ओणम सेलिब्रेशन चल रहा है तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ओणम क्या होता है, कौन सा स्टेट में मनाया जाता है। इसमें पूक्कलम एक फ्लोरल पैटर्न को बोला जाता है जो महाराष्ट्र में लोग मना रहे हैं। ये पूक्कलम का टर्म आ सकता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। ये सब छोटे छोटे टर्म आप याद रखो तो अच्छा है। अब सीधा आता है एक्सप्लेन पेज में, एज यूजुअल एक्सप्लेन पेज में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272 टू 273 जम्मू एंड कश्मीर के लिए इशू किया गया था 2019 के अंदर प्रेसिडेंट की तरफ से, इस टाइम रीऑर्गेनाइज किया जम्मू एंड कश्मीर को। उसके ऊपर थोड़ा-सा चेकिंग है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 केस सुन रहा है, तो समझना चाह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कितना है, यानी कितना लीगल स्टेप्स है ये। तो 2 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और 4 लीगल स्टेप्स जो लिए गए 5 से 9 अगस्त को, उसको स्टडी किया गया है। ये समरी वाला चीज़ आप खाली पढ़ लो, समझ जाओगे क्या इश्यू है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा ये सवाल, बट जनरली मेंस में अगर आता है कि आर्टिकल 370 के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है, क्या उसका फंक्शंस है, तो ये सब 1-2 पॉइंट की तरफ लिख सकते हो। फिर तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज एक बोल के कोई चीज़ होता है, जो उनके पुराने लॉ में गिवन है, हिंदू मैरिज एक्ट में उसके अंदर प्रोविज़न डाला गया था, उसके बारे में जानकारी है। अब देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यूसीसी ऑलरेडी न्यूज़ में है, उसमें मैरिज लॉ एक इम्पोर्टेंट लॉ होता है। बस हिंदू मैरिज एक्ट हमेशा से न्यूज़ में रहा है बिकॉज़ ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, जो अलग से रहा है, जहाँ पे लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे रिलीजन के लोगों के संग मैरिज करते हैं, या फिर जो एथिस्ट लोग हैं वो इस लॉ के अंदर मैरिज करते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं कि पर्टिकुलर तरीके से शादी होना चाहिए, उसी को मान्यता दी जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए इश्यू के ऊपर डेवलपमेंट मैंने की पार्ट हाइलाइट कर दिया है। इस चीज़ को आप पढ़ के समझ सकते हो इसमें क्या इश्यू है, क्या सॉल्यूशन है। पर देखिए एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है, इसलिए टाइम कम है तो उसको स्किप कर दीजिए। बट जानना अगर जान पाओ, समय है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यूसीसी के अंदर भी एक पॉइंट डाल सकते हो आप। प्लस मैरिज लॉ हमेशा न्यूज़ में रहता है पास्ट कुछ दिनों में, तो उसके हिसाब से भी प्रीलिम्स में अगर कुछ आता है तो आप जानकारी रख सकते हो। अब देखिए अगस्त के ऊपर मानसून को स्टडी किया और बताया कि ड्राइएस्ट एवर अगस्त हम 2023 में देखने मिला 1901 के बाद। मैंने अगस्त महीने में जनरली ऑन एन एवरेज हम लोग को 255 मिलीमीटर रेनफॉल मिलता है। इस साल अभी तक 160 में मिला, जो कि बहुत कम संख्या है। 33% डेफिसिट हमें देखने मिल रहा है। कुछ स्टेट्स का डेटा दिया गया है जो कि आप देख सकते हो, पर याद रखना जरूरी नहीं है। बस ये ओवरऑल डेटा याद रखना जरूरी है। फिर ड्राइएस्ट अगस्त क्यों बना उसके ऊपर जानकारी दिया है। एल नीनो का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंडियन ओशन डाइपोल जो एक और फेनोमेनन होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये जो जानकारी यहाँ पे दिया गया है। फिर इससे इफेक्ट क्या पड़ सकता है, रिजर्वायर लेवल कम हो सकता है, इससे क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पे क्या फर्क पड़ सकता है, उसका जानकारी दिया गया है। ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत ही रिलेवेंट आर्टिकल है। इसको पढ़ के प्रीलिम्स के लिए आपसे इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में सवाल पूछ दिया, एल निनो के बारे में सवाल पूछ दिया, या मेंस में क्वेश्चन आ गया कि इंडियन मानसून कैसे अफेक्टेड होता है, तो ये एग्जांपल आप ये वाला फैक्ट्स आप याद रखा हुआ लिख सकते हो। वैसे स्टैटिक में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, पर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। ड्राइएस्ट अगस्त वाला एज एन एग्जांपल आप लिख सकते हो कि कैसे मानसून इंडिया को, इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमेशा की तरह ये एक्सप्लेन पेज मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। तो दिस वाज इट। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।